जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग कैसे हैं? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो हिमांशु, कांत, अनन्या सिंह, अमन, आराधना, शिवम, साक्षी, ओमवती। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रिप्लाई मी। सिप्रा, विक्की बहल। तो विक्की बघेल नाम पहले से है या बाद में विक्की कौशल के बाद पढ़ा है? कौन, कोई नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। अमित मौर्य, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज रिप्लाई मी। हेलो गाइस, अन्वेषा, मनु, गुड। अन्वेषा कह रही है यस ऑडिबल, गुड। प्रियदर्शन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम कोर ऑफ द माई हार्ट फॉर टुडेज वंडरफुल लेक्चर. It's lecture number 5 on the solid state. So I am very excited to teach you all. It's a very beautiful content I have with you. मेरे पास बहुत ही खूबसूरत कंटेंट है आपको दिखाने के लिए मतलब हाँ, वीडियोज़ हैं, कुछ GIF हैं, कंटेंट है। ऑब्वियसली मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसमें वीडियोज़ तो आना है ना, GIF। आप सभी लोग कैसे हैं बच्चों? कृष्णा जी, अनुपम, तनुश्री, दिया, शिवानी, रितिका, हाउ आर यू ऑल? रुद्रनारायण जी, धीरज पटेल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ाई क्या बोलते हैं, भालो आछो क्या बोलते हैं भाई बंगाली वाले? चलो ओके, थैंक यू। तो आप सभी लोग मस्त हैं ऐसा मुझे बताया जा रहा है। फाइन, तनुश्री जी कह रही हैं फाइन, प्रियदर्शन कह रहे हैं अच्छे हैं सर, गुड। यही चाहिए मुझे कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, आपकी एनर्जी बनी रहे, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। तो ये L1 एस्पायर इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ L1 कोचिंग, जहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक बच्चे को अपने सपनों से मिलने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब कुछ है यहाँ पर। कैसे एक्सेस करें, यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू। सॉलिड इस आज के कंटेंट में पढ़ने वाले हैं बच्चों ऑगस्ट ब्रावे लैटिसेस, जिनका हमने इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में दे दिया था। और हमने इसको पिछले लेक्चर में ऐसे पढ़ा था कि वो एक्चुअली में ये ब्रावे लैटिसेस कहाँ से आया। ब्रावे साहब मैथमेटिशियन थे, है ना, ऑगस्ट ब्रावे लैटिस, फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिनका जो नाम का प्रोनाउंसिएशन है इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से कर रहा हूँ। ऑगस्ट वैसे स्पेलिंग है AUGUST, बट प्रोनाउंस करते हैं इनको ऑगस्ट, एंड BRAVAIS प्रोनाउंस करते हैं ब्रावे। ऑगस्ट ब्रावे लैटिसेस ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपना फटाफट एक वेक्टर बनाया। दुनिया में जितने भी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके रिपीटिशन को बताने के लिए उन्होंने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर योर मोर कॉन्फिडेंट। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर पिछला लेक्चर देख लें, ये अवेलेबल है। ओके, एंड थैंक यू, आप लोग अच्छे हो। आकाश जी, श्रुति, हृतिका, इट्स वेरी गुड टू नो मी। एंड वी हैव 4 थंब रूल्स, है ना, ताकि ये क्लास मोर इंटरेक्टिव और इफेक्टिव हो सके। फर्स्ट, डोंट चैट अमॉन्ग ईच अदर्स। आई नो यू गाइज आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी, so I'm just repeating this. Don't chat with each others and say yes if you get my concept. जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए तो yes बोलिए, ना समझ में आए तो once more बोलिए। और अगर मैं सवाल पूछूँ तो फटाफट रिस्पॉन्स करना है कम्पिटिटिव फीलिंग के साथ में। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाने का मुझे मन करता रहता है। चलिए ओके, थैंक यू। कौन तो ऑगस्ट नॉट अगस्त, ऑगस्ट ब्रावे लैटिस। तो इन्होंने एक्चुअली ऑगस्ट ब्रावे साहब ने, जो कि मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने मैथ में खूब धमाल मचाया हुआ था, इन्होंने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनमें रिपीटिशन होता है, वो तीन प्रिमिटिव डायरेक्शंस में, A1 वेक्टर ये एक डायरेक्शन है, में N1 मतलब बच्चों इंटीजर, मतलब डिस्क्रिट हो मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, एक A1, दो A1, तीन A1, ऐसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और A2 प्रिमिटिव डायरेक्शन। भी प्रिमिटिव डायरेक्शन क्या होता है, जैसे XYZ 3 डायरेक्शंस हैं, लेकिन ये A1, A2, A3 तीनों का आपस में परपेंडिकुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है।
तो उन्होंने अपना एक मैथमेटिकल ट्रांसलेशन, डिस्क्रीट ट्रांसलेशन ऑपरेशन दिया। दिस इज नथिंग बट डिस्क्रीट ट्रांसलेशन ऑपरेशन, कि अगर हम A1, A2, A3 के डायरेक्शंस में 3 डायमेंशन में N1, N2, N3 3 इंटीजर, तीनों सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, में अगर मेढक है ना, 3 अलग अलग मेढक, 3 मेढक अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं कैपेसिटी में, और वो 3 डायरेक्शन में जंप मार रहे हैं, और उनके जंप मारने से जो पैटर्न मिल रहा है उसको हम मिला के बना रहे हैं, तो वो हमें क्रिस्टलीन सॉलिड्स मिल जाएगा। तो ये ब्रावे लैटिसेस वहाँ से मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों कंट्रीब्यूशन, सेल कांस्टेंट और सॉलिड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। और ये बताऊँ मैं आपको, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे इन सब बातों को। हाँ, मैं बताऊँ आपको कि ये फार्मूला ऑफ द सॉलिड या कंट्रीब्यूशन ये इतना खूबसूरत है, जब इसको सीखते हैं तो बहुत मज़ा आता है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्रिस्टलीन सॉलिड्स, जिसमें रिपीटिशन होता है। क्यों? वही हमारे सिलेबस में दुनिया में ऐसे ही सॉलिड ज़्यादा होते हैं, और एक बात और, उनको समझना आसान है। क्यों? उनमें रिपीटिशन होता है, चीज़ें रिपीट हो रही है, तो यूनिट सेल को पढ़ लेंगे, बात समझ में हमको आ जाएगी, है ना। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे सीख रहे हो, अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, गुड टू नो। बच्चों मैंने कहा था जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, वो छोटी छोटी इकाई जो बार बार रिपीट करती, जैसे बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग में जो एक फ्लैट होता है जिसको बार बार रिपीट करने से वो पूरा अपार्टमेंट बन जाता है। मैंने पिछली क्लास में इसको GIF से दिखाया था। इस यूनिट सेल को बच्चों हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो पूरा अपार्टमेंट हमको समझ में आ जाएगा, है ना। उस यूनिट सेल को हम लोग समझ लेंगे तो पूरा क्रिस्टलीन सॉलिड हमको समझ में आ जाएगा। इसमें 4 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, मतलब या तो सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होंगे, या फिर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा फेस सेंटर पे होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा बॉडी सेंटर पे होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा एंड सेंटर पे होंगे। ये 4 टाइप के होते हैं। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिमिटिव। मैं इसको पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ाया हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा जरूर देख लेंगे। दूसरा सेंटर्ड, सेंटर्ड में 3 होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, या इसको बेस सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रिमिटिव, इसको नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं हम लोग। और 7 टाइप के इसके ज्योमेट्रिकल होते हैं, ज्योमेट्री होती है। मीन्स जो यूनिट सेल है वो ज्योमेट्री के आधार पे, मतलब 6 पैरामीटर्स के आधार पे, कौन कौन से, A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा, ये 6 पैरामीटर्स के आधार पे जैसे कोई हम बनाते हैं तो ये उसकी लंबाई इधर कितनी हुई, A, इधर B, इधर C, इनके बीच में एंगल अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर बच्चों, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ये 7 टाइप्स के होते हैं। तो 7 तरह के घर हैं यूनिट सेल में। हम यूनिट सेल क्यों पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट सेल पढ़ लेंगे तो पूरा क्रिस्टलीन सॉलिड हमको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में माइंड मैपिंग हो चला जाए, है ना। 7 तरह के घर हैं, और 7 तरह घर में 4 टाइप के अरेंजमेंट हैं। कुल 28 संभावनाएं थीं, लेकिन ब्रावे साहब ने पाया कि दुनिया में जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं वो 28 तो पॉसिबल हैं, लेकिन 50% ही एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 14। 50 मतलब उसका आधा, तो 28 का आधा कितना हुआ, 14। जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड, जितने भी अरेंजमेंट दुनिया में पाए गए, वो जितनी संभावना थी उसके आधे पाए गए, ठीक है, 14 पाए गए। तो ये 14 कौन कौन से हैं, ये हमसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई। गुड। ये 14 मैंने क्या बोला, 7 तरह के घर हैं। और कौन कौन से घर हैं ये, क्यूबिक, ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। 7 टाइप के घर हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल। हमने इसको याद भी किया था, मैंने कहा था निमोनिक बना के याद करते हैं ना। देखो भैया ऐसा है ना, होमोसेपियंस जो है इस दुनिया में 2 लाख साल पहले आए, 2 लाख साल पहले, ठीक। आपको पता होगा, आप लोग साइंस पढ़े हुए हैं। उस समय बंदर, हाथी, शेर, जितने तरह के जानवर हैं
हमारे साथ सब नंग धड़ंग, हम लोग उन्हीं के साथ जंगल में रहते थे। लेकिन जो सेपियंस है, सेपियंस मतलब वाइज मैन, वाइज बुद्धिमान, हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के नेचुरल हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। तो बंदर आज भी नंगे टहल रहे हैं, शेर वैसे ही अपना शिकार कर रहा है, जंगल फंगल में सो रहा है जहाँ तहाँ। हम लोग जो है धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचा है। तो जो आपका जो दिमाग है ना, वो उसको हम साइंटिफिक बनाते नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ को प्लेन याद करते हो, बिना लॉजिक के उसको याद करते हो, या बिना लॉजिक के उसको बस सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उल्टी कर देगा। उल्टी करो तो पेपर भी गंदा हो जाएगा। तो आप चीज़ों को हमेशा निमोनिकली किसी चीज़ से कनेक्ट करके समझने की कोशिश किया करो। जब समझ जाओगे तो आपका दिमाग ईश्वर ने ऐसा बनाया है, नेचुरल ऐसा है, उसको जल्दी से आत्मसात कर लेगा। इसके एग्जाम्पल है बंदर और ये शेर और भालू अभी जंगल में वैसे ही मंडरा रहे हैं, हम लोग देखो यहाँ मस्ती काट रहे हैं। ये अलग बात है, कोरोना आके तबाही मचाया हुआ है। बाय द वे बच्चों, ये क्यूबिक क्या है? क्यूबिक वो चौक का डब्बा, याद हो गया आपको, ए बी सी इक्वल अल्फा बीटा गामा। ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ 6 पैरामीटर्स ए बी सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा, इसकी बेस पे 7 ज्योमेट्री है। मैं फिर से याद करा रहा हूँ आपको। टेट्रागोनल क्या है बच्चों? टेट्रागोनल देखो, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। चौक की बात किए हैं हम लोग, तो टेट्रागोनल में हम बात करते हैं डस्टर की। तो डस्टर जो है टेट्रागोनल है, याद हुआ आपको? डस्टर में मान लो वो ऊपर वाले इक्वल हैं, है ना, ये मान लो इक्वल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये तो ओबियसली इक्वल नहीं होता है कि नहीं बच्चों? ये हमारा डस्टर हो गया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो डस्टर ऐसा हुआ जिसमें लेकिन सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो का मतलब ये 90 डिग्री, मतलब तीनों 90 डिग्री हैं, बट ऑर्थोरोम्बिक। और इसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। वो कल प्रीवियस क्लास में कोई बताया था इसको, वो माचिस का डिब्बा है ना, ऑर्थोरोम्बिक। तुम याद कर रहे हो? देखो, क्यूबिक मतलब चौक, चौक का डब्बा। टेट्रागोनल मतलब डस्टर। ऑर्थोरोम्बिक मतलब माचिस, मैच स्टिक बॉक्स। हेक्सागोनल, दो बेंजीनिंग ऊपर नीचे रख दिया, ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, दो एंगल 90 डिग्री और एक 120 डिग्री, है ना बच्चों? क्या बात है, बहुत अच्छे, ऐसे समझो मेरे साथ। मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और एक है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक। सबसे बदमाश कौन है? ये ट्राइक्लिनिक है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, वाहियात है ये, है ना। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। यस, अभिषेक लिख दिया वाहियात, वो ये पिछली क्लास में भी लिख दिया था। मोनोक्लिनिक में भी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन 2 90 होते हैं, एक 90 नहीं होता। ये बीटा लिखा है 120 नहीं होता, बीटा 90 नहीं होता। और ये ऑर्थोरोम्बिक क्या है? इसमें भी तीनों इक्वल नहीं है, बट तीनों 90 है, वो मैच स्टिक। हेक्सागोनल समझ गए हम लोग। अब ट्राइगोनल, ट्राइगोनल को हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, ट्राइगोनल को हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, तो तीनों इक्वल होता है। तो ना ये ट्राइगोनल क्या है? वो जो है ना चौक का डब्बा, उसको टेढ़ा कर दो, ऐसे ऐसे टेढ़ा कर दो, तो क्या होगा? साइड्स इक्वल होंगे, बट उनके एंगल भी इक्वल होंगे, बट 90 नहीं होंगे, है ना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें याद हो गई। अब हम लोग ये देखते हैं मैंने क्या बताया बच्चों। ये 7 टाइप के जो घर हैं, अगर सभी घर में 4-4 अरेंजमेंट मिल जाएं, वो चारों अरेंजमेंट समझते हो ना आप लोग? कौन कौन सा? प्रिमिटिव, जिसमें सारे कॉर्नर्स पे हैं। अब प्रिमिटिव तो हमेशा रहता है ना यार, प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा, सारे कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा फेस सेंटर पे, उसके अलावा बॉडी सेंटर पे, उसके अलावा एंड सेंटर पे, है बच्चों। अगर ये चारों मिल जाए तो 28 होना चाहिए, लेकिन होते कितने एक्चुअली में? 14। मतलब कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तो एक्चुअली में 14 क्यों है अब देखते हैं। क्यूबिक वाला जो है उसमें सिर्फ 3 होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये रुद्रनारायण जी सही बोल रहे हो आप। ये एंड सेंटर्ड को ही हम लोग बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं, बेस सेंटर्ड, है ना। गुड। तो बच्चों ये 14 कौन कौन से हैं? चलिए याद किया जाए फटाफट फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। रेडी, कम ऑन।
अपने होमोसेपियंस होने का प्रमाण दो भाई। तो मामला क्या हुआ, क्यूबिक में सिर्फ 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स पे, देखो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। और ये देखो आई फॉर लिखा है बॉडी सेंटर्ड, ये बॉडी सेंटर्ड मैंने कल बताया था आपको, ये बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर पे तो है ही प्लस बॉडी सेंटर। और कौन सा? फेस सेंटर्ड। कितने फेस होते हैं? 6। तो 6 फेस सेंटर्स है ना, 6 फेस के सेंटर्स पे हैं। कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। ये कितने हो गए? 3। ये हो गए हमारे 3। ये हो गया हमारा ये 3। तो क्यूबिक में सिर्फ 3 मिलते हैं, ठीक। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है, इसमें डस्टर वाला है, इसमें सिर्फ 2 मिलते हैं। देखो एक बात ध्यान समझो आप आसानी से, प्रिमिटिव वाला सब में है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रिमिटिव वाला सब में होगा ही होगा। अब उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब टेट्रागोनल में जो डस्टर वाला है उसमें एक और है, कौन सा? बॉडी सेंटर। तो उसमें प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर कुल कितने हो गए? 2। ऑर्थोरोम्बिक, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा था इससे। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें चारों एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में चारों होते हैं, राइट। और देखो बच्चों, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल हैं। ये टेढ़ा रोम्बोहेड्रल वाला है, वो टेढ़ा रोम्बोहेड्रल मतलब टेढ़ा चौक का डब्बा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक एक एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी एक है, हेक्सागोनल में सिर्फ एक, सिर्फ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सब में है ही है। इसमें भी सिर्फ एक, इसमें भी सिर्फ एक, ठीक है। और जो मोनोक्लिनिक है जिसमें दो तो 90 डिग्री होंगे, एक 90 डिग्री नहीं होता है ना, मोनोक्लिनिक, तो इसमें 2 होते हैं। तो इसमें एक है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड सिर्फ मोनोक्लिनिक में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। अब जोड़ लो, कुल कितने हो गए? 3 2 5 4 9, 1 10 11 2 13 और 1 14, कुल कितने हो गए बच्चों? 14। थैंक यू कृष्णा कनौजिया, ऋतिका मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, आराध्या, क्या बात है। इसमें कुछ कुछ जो इस की जो खूबसूरत बातें हैं, जो यूनिक हैं, एंटिक फीचर्स हैं, वो हम लोग ज़रा दिमाग में रख लेते हैं। और हमको ऐसे पढ़ना है कि हमको पूरा पूरा याद टाइप का हो जाए। 1-2 बार घर पे और डिस्कस कर ले अपने दोस्तों के बीच में, तैयार हो गया हमारा, ठीक है। इसमें पहली बात, ये क्यूबिक का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबिक वाले में सिर्फ 3 होता है, कौन सा? प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हुआ। और ऑर्थोरोम्बिक, ये सवाल जेई मेंस और नीट में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है और इतना लड्डू सवाल है। ऑर्थोरोम्बिक कैसा है जिसमें ऑर्थोरोम्बिक इसमें चारों एग्जिस्ट करते हैं, चारों, ये एकमात्र ऐसा है। अच्छा भाई, मोनोक्लिनिक एक ऐसा है जिसमें एंड सेंटर्ड होता है, मतलब इसमें कुल 2 है, प्रिमिटिव सब में होगा, इसके अलावा इसमें एक एंड सेंटर्ड होता है या बेस सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक के अलावा एंड सेंटर्ड और कहीं नहीं होता है, ठीक। तो बाकी हम समझ गए, टेट्रागोनल में 2 होगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये इतनी बात याद रहेगी तो हमको नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर? 4 नंबर। कितनी मेहनत करके एग्जाम में आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोड़ मारोगे, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्यूबिक में 3 होते हैं, प्रिमिटिव सब में होता है। मोटी मोटी बात, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव फाइंड इन ऑल, सारे क्रिस्टल क्लास में प्रिमिटिव होगा। टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्लास हैं, 7 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री है, ऑल पॉसेस प्रिमिटिव अरेंजमेंट, ठीक है। सब में प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, एक मोटी बात ये हुई। दूसरी मोटी बात, क्यूबिक में 3 होते हैं, प्रिमिटिव तो होगा, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा इसमें चारों होते हैं। आपको मुझे फिर बताना है कि ये जो 4 बातें मैंने लिखी हैं वो आपको याद हुई कि नहीं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना बच्चों। तो क्यूबिक में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4। ऑर्थोरोम्बिक मतलब इसमें सारा एंगल 90 तो है बट सब इक्वल नहीं है, वो मैच टिक बॉक्स। और मोनोक्लिनिक, इसमें तीनों बराबर नहीं है, 2 एंगल 90 है, एक 90 नहीं है, उसमें 2 होता है और इसी में सिर्फ एंड सेंटर होता है। बताओ बच्चों याद हुआ कि नहीं? कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी, ये 4 बातें आपको याद हुई कि नहीं? ये 14 टाइप के क्रिस्टलिन सॉलिड्स ब्रावे लैटिसेस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, ओनली 14 टाइप्स के। क्यूबिक 3,
टेट्रागोनल 2, ऑर्थोरोम्बिक 4, मोनोक्लिनिक 2, बाकी एक एक, 3 2 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप लोगों को याद हो गया, इसमें ताली बजा रहा हूँ। वाह, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को याद हो गया और मैं इसलिए ताली बजा रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। करिए यार, अब कितनी जल्दी याद कर ले यार। मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक कोशिश किया था और बाद में परेशान होकर छोड़ दिया था, क्या याद ही नहीं हो रहा है रियली। पहले कहते ना कि मैं बड़ा हीरो था अपने टाइम में पढ़ते हुए, बट आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूँ मैं इसको जानता था, याद करना चाहिए, बट याद ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत रैंडम लग रहा था, अरे कैसे याद करेंगे ये 3 2, याद ही नहीं हो रहा था यार, बहुत मुश्किल हो रहा था। बट अभी आपको ये आसान लगना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट मार देता हूँ। 7 तरह के क्रिस्टल क्लास हैं बेस्ड ऑन 6 वेरिएबल्स ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा। सातों में 4-4 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। एक्चुअली में उसके आधे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। 14 हुए। 14 में जो मेन बातें समझनी है हमको, बात नंबर 1 कि प्रिमिटिव वाला सभी सातों में है प्रिमिटिव वाला। ओके, क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है क्रिस्टल, उसमें 3 होते हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए। गुड। और ऑर्थोरोम्बिक में, थैंक यू अन्वेषा, ऑर्थोरोम्बिक में जिसमें एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, मैच स्टिक बॉक्स, यही एकमात्र ऐसा हीरो है। ऑर्थोरोम्बिक तो यार हीरो है ये, हैं? वाह, ये हमारा हीरो है। और मोनोक्लिनिक एकमात्र ऐसा है जिसमें एंड सेंटर्ड होता है, मतलब प्रिमिटिव के अलावा एंड सेंटर्ड भी या बेस सेंटर्ड भी इसमें होता है, राइट। एंड टोटल वी हैव 14 टाइप ऑफ ऑगस्ट ब्रावे लैटिसेस which can define all type of crystalline solids exist in nature। कर सिन्हा जी कह रहे हैं सर ऐसे बोलिए, आर्थोरम्बिक चौका मार रहा है। हाँ, ये भी अच्छा है, नहीं? वाह, हमारे बीच में ऐसे बच्चे तो हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया है। मुझे लगता है इसकी सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। ये एग्जाम्पल्स दोस्तों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इनको एग्जाम्पल याद रखो कि क्यूबिक क्रिस्टल क्लास NaCl, ये जिंक ब्लेंड कॉपर, बिल्कुल याद नहीं करना है। ये ग्रेफाइट का हमने पढ़ा था, अभी आपको याद होगा, मैंने कहा था उसमें हेक्सागोनल ग्रेफाइट होता है, याद है आपको? हम लोगों ने देखा था ऐसे एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर याद होगा। एक कार्बन जो है उसमें 3 बॉन्ड बना रहा था ग्रेफाइट वाले में, ऐसे कि बच्चों ऐसे ऐसे, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जा रहा था। एक लेयर हेक्सागन और दूसरा भी लेयर नीचे हेक्सागन होता है, और लेयर टू लेयर अट्रैक्शन होता है, नहीं बच्चों? ग्रेफाइट कैसा हो गया? हेक्सागोनल। क्यूबिक, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। ये NaCl, जिंक ब्लेंड, ये हमारे कोर्स में है, डिटेल में पढ़ना हम लोग सीख लेंगे। और कॉपर, बाकी ये सब कोई भी याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इसको याद नहीं करना है, ठीक है? बट हमको ये देखो पता है, क्यूबिक में 3 होते हैं, A = B = C, अल्फा बीटा गामा 90। एग्जाम्पल याद जरूरत नहीं है, ठीक है? रितिका मिश्रा जी कह रही हैं कि विच 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल फाउंड इन, अच्छा मिटा दिया उन्होंने, ओके कोई बात नहीं, हमको समझ में आ गया। ओके गुड, बहुत अच्छे। मुझे हमेशा ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, जानते हो क्यों? किसी के मन में कोई भी बात होती है वो पूछ सकता है। ब्यूटी ऑफ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन बाबा आपको मेरा प्रणाम, आप बहुत महान हैं रियली। क्लास में कई बच्चे शर्म करते नहीं पूछ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक और मैं आपके लिए पिक्चर लेके आया था कि याद हो जाए। ये क्यूबिक में 3, ये टेट्रागोनल में 2, ये जो रेड कलर्स दिखाया गया है वहाँ पे वो एटम या आयोन या मॉलिक्यूल है जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है? रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत बातें हो गई। अब ये क्वेश्चन क्विज, कम ऑन, अब क्विज खेलते हैं बच्चों। रेडी? आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज? तो एज पर आवर थंब रूल यू हैव टू गिव रिस्पॉन्स इन वेरी कॉम्पिटिटिव वे। आपको जल्दी और सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करनी है। हाँ, गलत होने से डरना नहीं है, ठीक है? गलत करने से डरोगे तो
तो सही नहीं कर पाओगे। बस मैं इतना ही बोलूँगा, गलत करने से डरोगे तो सही नहीं कर पाओगे, ये मान के पढ़ना ही गलती हमसे होती रहेगी। चलिए कमॉन क्विज करते हैं। ये आया आपके स्क्रीन पर पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। कमॉन, मैच द क्रिस्टल सिस्टम, ये एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ये उनमें सबसे खूबसूरत मुझे लगा तो मैंने आपसे पूछ लिया। मैच द क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल मेंशन्ड इन कॉलम 1 विथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंशन्ड इन कॉलम 2। एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और मोर देन 1 मैचिंग है बच्चों, राइट, मतलब हो सकता है एक के 2-3 ऑप्शन मैच कर रहे हो। कमॉन, तो आपके पास टाइम है कुल 60 सेकेंड्स का, आप लोग शुरू हो जाइए और ये सवाल है पूरा 2 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर। कमॉन, आपका समय शुरू हुआ अब। एक से ज़्यादा मैचिंग हो सकती है, राइट, किसी एक मैचिंग के लिए उधर 2-3 भी हो सकते हैं। मुझे सारे बच्चों के रिस्पॉन्स चाहिए। थोड़ा सोचने वाला सवाल है, वैसे इसमें लड्डू सवाल इसमें बहुत पूछे गए हैं, तो ये उनमें सबसे खूबसूरत सवाल मैंने पूछ लिया आपसे। गुड ज्योति, मुझे सभी के आंसर्स चाहिए। नाइस, ओमवती श्रीवास्तव, गुड अन्वेषा, वेरी नाइस, अमन, रितुल, बहुत अच्छे। अंकिता माझी, वेरी नाइस। चलो फटाफट फटाफट बच्चों आ जाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। गलत करने से नहीं डरना है, कोशिश करना है सही हो। वेरी नाइस, अनुपम, मुस्कान, अंकिता, चिंकी, रुद्रनारायण, श्रेया, वाओ वंडरफुल। इतना अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ मिलता है यार, ये सिर्फ एलवन एस्पायर पे मिलता है, तो आप जैसे प्यारे बच्चे देते हैं। कृष्णा, तुषार, रवि, हिमांशु, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रितुल, क्या बात है। आनंद कुमार, अमन। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीवन, प्लीज कम ऑन, रिस्पॉन्ड यू। अभिषेक, शिक्षा, मनु, श्रेया। 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। आई सैल्यूट टू एफर्ट्स शोन बाई ऑल ऑफ यू, यू नो, बहुत अच्छा किया। प्रियदर्शन जी, कृष्णा, आराध्या, वेरी नाइस। लेट्स डिस्कस नाउ। अब मैं उस एग्ज़ाम का नाम बताता हूँ, मैंने पहले नहीं बताया कि थोड़ा डरावना हो जाता है। ये आईआईटी एडवांस में सवाल पूछा गया था। अब जेई मेन और नीट में तो महारद्दी पूछा जाता है, 1-2 सवाल में वो भी आपसे पूछ के क्विज खेल लिया जाएगा, लेकिन चूंकि आप लोगों का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया कि मैं ये सवाल लेके आ गया। सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड, ये दोनों, सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव हुआ, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये दोनों सेम क्रिस्टल क्लास के हैं, दोनों ही क्यूबिक हैं। कह रहा है हैव दीज सेल पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा 90, बिल्कुल सही है ना बच्चों। क्यों, ये दोनों ही क्यूबिक हैं, तो क्यूबिक में ए बी सी इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा 90 होगा। और R2 क्रिस्टल सिस्टम, नो, दोनों एक ही क्रिस्टल सिस्टम के हैं, वो क्या है, क्यूबिक। दोनों में क्यूबिक वर्ड भी यूज है यार। हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90, नो नो नो, इसमें क्रिस्टलोग्राफिक एंगल कितना है, तीनों 90 है। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है, तो पी और एस हुआ। समझ आया बच्चों। सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक दोनों ही क्यूबिक हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्यूबिक के लिए है। दूसरा, बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, ये भी सही है, क्यूबिक एक ही तरह के ज्योमेट्री के हैं, है ना। क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, ये 2 अलग अलग क्रिस्टल हैं। रोम्बोहेड्रल क्यूबिक, चौक का डब्बा, और चौक के डब्बे को टेढ़ा कर दिया,
है ना, तो रोम्बोहेड्रल हो गया, जिसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ये क्यू बात तो इसमें सही हो गई बिल्कुल, इसमें ये वाला तो गलत है ना, रोम्बोहेड्रल में कहाँ ये होता है, हैव ओनली टू, ये भी गलत है, बिलोंग टू सेम, ये भी गलत है, इसका एक हो गया। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, ये भी दो डिफरेंट हैं, क्यू तो हो गया, टेट्रागोनल और क्यूबिक, है ना, तो कह रहा है कि इसमें ये गलत हो गया। टेट्रागोनल में कह रहा है कि ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा 90 बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको याद होगा टेट्रागोनल में अल्फ़ा बीटा गामा तो 90 है, ए और बी इक्वल होता बट सी इक्वल नहीं होता। ओ डस्टर, हमारा डस्टर याद है बच्चों, हैव टू क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स 90 डिग्री, हैव ओनली टू, गलत बात है, क्यूबिक में ही तीन हो जाते हैं। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, नो, बिलोंग टू डिफरेंट क्रिस्टल, तो इसका क्यों हो गया। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, इसमें मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 है, इसमें दो एंगल 90 है, ये वाली बात तो इसमें फिट हो रही है, आर, इसमें आर वाली बात तो फिट हो रही है, ये गलत है। क्यू टू क्रिस्टल सिस्टम, ये भी सही है, क्यू भी सही है, बिलोंग टू सेम, ये गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, ए का हो गया पी एस, बी का हो गया क्यू, सी का हो गया क्यू और डी का हो गया क्यू और आर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। एक बार जानते हो ये कितना सवाल जो पूछा गया है, इसमें आपको क्रिस्टल सिस्टम के अच्छे से आइडिया होना चाहिए। सवाल था आईआईटी का, और हमारे मेडिकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसके बहुत सारे पार्ट्स को सही किए हैं, धज्जियाँ उड़ा दिए, जबकि आईआईटी एडवांस मतलब इनको कठिन समझाया जाता है। अब सोचो आप लोगों का स्टैंडर्ड कितना अच्छा हो, किसी बच्चे से एक दो गलती हो गया है तो सीख लेंगे हम लोग, दैट्स नॉट द इशू। भाई पहली बार तो पढ़े हैं यार, पहली बार ही पढ़ के हम आईआईटी एडवांस वालों को उड़ा रहे हैं, बताओ। सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दोनों ही क्यूबिक हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है पी, और इसमें एस भी सही होगा, बिलोंग टू सेम क्रिस्टल क्लास। क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, क्यू टू क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल टू क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, दोनों में दो एंगल 90 हो। देखो अभी हमको पता होना चाहिए कि इनमें दो एंगल 90 होता है। मोनोक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90, है ना, ये हमारा हो गया। और आर ऑब्वियसली है, क्यू भी है। ठीक है बच्चों, मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं ये बताओ हमको। मैं थोड़ा बंगाली वंगोली भी उड़ीसा उड़ीसा सीख के बोलने वाला हूँ, उसमें मज़ा आया क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं बंगाली में, मैं आपसे बोलूँगा फिर, ठीक है। अगली क्लास में मैं सीख लूँगा यूट्यूब पे कहीं से कैसे बंगाली में कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं ना। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। वाह, जब कोई बोलता है मज़ा आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये उत्कर्ष करा खेला होवे। ओके, अब देखो इसमें सवाल कैसे पूछा जा सकता है, आप सभी लोग फटाफट उत्तर दो। एंड सेंटर किस क्रिस्टल क्लास में होता है। आउट ऑफ ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट, एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट किस क्रिस्टल सिस्टम में होता है। अच्छा, वालो लागो, ये हमको लगता है कि ये बंगाल के लोग जापानीज भाषा से काफ़ी कोरिलेट करते हैं, वहाँ भी ओ बहुत बोलते हैं, होशिमितो, टोक्यो, अंदिबतो, यहाँ भी वालो लागो। ओके गुड, तो बताओ बच्चों, ये एंड सेंटर्ड किस क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। जल्दी जल्दी, ऋतुल और ज्योति कश्यप कह रहे हैं मोनोक्लिनिक आर्थोरम्बिक, सुदेशना मंडल कह रहे हैं आर्थोरम्बिक मोनोक्लिनिक। कमॉन बताओ मुझे, एंड सेंटर्ड किस क्रिस्टल सिस्टम में अरेंजमेंट पाया जाता है। गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हुआ ये दो क्रिस्टल सिस्टम में होता है, कौन सा, ऑर्थोरम्बिक जिसमें चारों होते हैं, और मोनोक्लिनिक, राइट। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत बढ़िया, वाह वंडरफुल। इसलिए देखो मैं बहुत डर रहा था, मैं कहा यार ये नहीं सवाल पूछना घातक है, इसमें सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं यार, इतना घातक है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे बच्चों, एक और सवाल। अच्छा, यही सब सवाल जेईई मेन में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप कर दिया है, और ये भी आप उड़ा दिए। एक सवाल है बच्चों जिसमें आपको बताना है ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी
एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या बोलते हैं, कम ऑन एवरीवन, A is equal to B is not equal to C and alpha बीटा गामा all are equal to 90 डिग्री। कम ऑन, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर सबके आंसर चाहिए। कम ऑन एवरीवन। ओ हो अरे यार आप लोग बहुत प्यारे हो भाई, वाह। मैं तो आप लोगों को 24 घंटे पढ़ाने का रिकॉर्ड बना दूं क्या लगातार। तो बढ़िया करते हो कि रुकने का मन नहीं होता। कमाल का आंसर है, बहुत अच्छे। आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, आई जस्ट मूव्ड ऑन, मूव्ड अवे। सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया, इट्स टेट्रागोनल। इतना जल्दी कोई याद करता है क्या, मतलब ये टेट्रागोनल तो शर्माई गया होगा या गई होगी, पता नहीं मेल है कि फीमेल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम लोग अगला कंटेंट पढ़ते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। ये पढ़ाने के पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। चलो भाई, कहानी सुनना है ना गाँव वालों। आजकल तो आप जानते हो कि कई बार लोग जो है ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं, उनके पास बहुत सशक्त टीम है, बहुत ज़्यादा टीम है। ऐसे एक स्कूल है, वो ध्यान समझना मेरी बात को आप लोग। अब एक कहानी सुनते हैं बच्चों। एक स्कूल है, मैं स्कूल को भी देखो अभी क्रिस्टल क्लास पढ़ा दिया तो स्कूल को भी क्रिस्टल तक दिखा रहा हूँ उस स्कूल में मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के टीचर हैं। साइंस का स्कूल है ये। स्कूल अनाउंस करता है इसके पास फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आजकल लोग मार्केटिंग वगैरह में सब चीज़ बोलते रहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी टीम है हमारी। कहते हैं मेरे पास फिजिक्स के 100 टीचर हैं, केमिस्ट्री के 100 फैकल्टीज़ हैं, मैथ्स के 50 हैं और बायो के 80 फैकल्टीज़ हैं। ऐसा उन्होंने अनाउंस कर रखा है। मैं मैथ्स वाले नाराज़ हो रहे हैं, इसको भी 80 कर देता हूँ, ठीक है। तो वो ध्यान समझना है आप। तो फिजिक्स के 100 फैकल्टी, केमिस्ट्री की 100 फैकल्टी, 80 मैथ्स, 80 बायो। ये जो पढ़ाने वाला हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के खूब प्रचार किया है कि मेरे पास जो है 160 और 200 मतलब 360 फैकल्टी है मेरे स्कूल में ना। खूब ना ढोलक पीट रहा है पूरी दुनिया में, यो बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है। तो वहाँ खूब एडमिशन्स होते हैं, खूब पैसा पीट रहा है, खूब ना मस्ती काट रहे हैं सब, ठीक है। मुझे कई बार ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम, नॉट हमेशा, कई बार थोड़े से नॉट ऑल, कुछ जो हैं लगता है कि उनको इतना नहीं करना चाहिए। वो जो LKG के बच्चों से एक साल में 1 लाख रुपए ले लेते हैं तो गोला सिखाने के लिए, ये ट्रेंगल है, ये गोला है, ये A है, B है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, 1 लाख रुपए समझ रहे हो, कोई ना कोई बहाना लगा के ये फीस वो फीस फलाना चीज़ ढंग का फीस करके, और हर साल उनका वो सिलेबस चेंज कर देते हैं ताकि उनकी बुक ट्रांसफ़र ना हो ना। गजब की मतलब असंवेदनशीलता है। वो हर साल LKG UKG के बच्चों का मतलब क्लास 1 to 5 के बच्चों का सिलेबस चेंज कर देते हैं ताकि वो अपना जो बुक है अपने छोटे भाई बहन को ना दे सके, उसको फिर से नई बुक खरीदनी हो। और बुक जानते हो, एक किताब मिलती है 600-700 रुपये की, पतली सी किताब, उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें कॉमन है, क्या बदल जाएगा। और सिर्फ इसलिए ट्रांसफ़र ना हो, तो जो कितना बड़ा पाप करते हैं वो। एक तो पैसे खर्च करवा रहे हैं, दूसरा वो पेड़ कटवा रहे हैं, वो उसका लकड़ी का कटाई हो रही है वो कागज़ बनाने के लिए। बाय द वे मैं थोड़ा रोने लगूंगा यार उनकी बातें सुन के, और बहुत द्रवित हो जाऊंगा। वो बट स्कूल संस्थान है जो कि देश दुनिया सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट ये बहुत ही अजीब लगता है मुझे। ये चालाकी नहीं है बेटा, ये ज्योति कश्यप जी कह रही है चालाकी, चालाकी नहीं है, बेवकूफ़ी है। ये प्रकृति के प्रति, मानवता, समाज के प्रति असंवेदनशीलता है। दैट्स इट, आई कैंट से मोर देन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो स्कूल अनाउंस कर रहे हैं उनके पास जो है 360 टीचर हैं। अब देखिए रियलिटी, आप ही में से कुछ बच्चे जो हैं अब अंदर घुस गए कि देखते हो स्कूल में सही में कितने टीचर हैं। मालूम चला, बच्चों ध्यान सुनना, वहाँ जो 100 टीचर हैं फिजिक्स के, अब उसका देखो ऑपरेशन करते हैं, फिजिक्स के 100 टीचर, उन 100 टीचर में 20 टीचर्स ऐसे हैं बच्चों जो कि उसी स्कूल में ही पढ़ाते हैं 8 आवर्स, पूरा अपना 100% उसी स्कूल में देते हैं। वो ध्यान समझना आप लोग, 8 का 8 घंटा उसी स्कूल में देते हैं। ये स्कूल में, ये स्कूल है हमारा SIP, शाइनिंग इंडिया पब्लिक स्कूल, ऐसे ही नाम दे दिया मैंने है ना, मुझे पता नहीं कौन सा कोई ऐसा स्कूल है भी कि नहीं।
तो उसमें 20 ऐसे टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं जो कि पूरा टाइम वहाँ देते हैं। अब कितने बच्चे? 80 में 40 ऐसे हैं बच्चों जो कि 2 स्कूल्स में बराबर टाइम देते हैं, 2 स्कूल्स में टाइम देते हैं अपना। तो मतलब इस स्कूल में कितना टाइम देते हैं? 50%। वो 2 स्कूल्स में इंगेज हैं। दे आर इंगेज इन 2 स्कूल्स, जो 40 टीचर, और 40 टीचर्स ऐसे हैं दे आर इंगेज इन 4 स्कूल्स, वो 4 स्कूल्स में इंगेज हैं। आर यू गेटिंग में? उनके पास कुल जो 100 टीचर हैं, 100 में 20 ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ एक स्कूल में, कौन से स्कूल? SIP स्कूल में पूरी तरह इंगेज हैं, पूरी तरह इंगेज हैं। ठीक है। 40 टीचर ऐसे हैं बच्चों जो 2 स्कूल्स में जाते हैं, बराबर बराबर टाइम देते हैं। तो किसी एक स्कूल में वो टीचर कितना अवेलेबल है? क्या ये 100 कहना उचित है? क्या इस स्कूल का 100 कहना कि मेरे पास फिजिक्स के 100 फैकल्टीज़ हैं, इज इट राइट टू से? मुझे नहीं लगता, नो। ये तो धोखाधड़ी, फिर धोखाधड़ी हो गई। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या हुआ कि 20 टीचर तो परमानेंट उसके हैं, ये टीचर अपना 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस स्कूल के बच्चों के लिए। यहाँ कौन सा वर्ड आया बच्चों? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब आप जहाँ पे हो वहाँ अपना 100% दे रहे हो कि नहीं, राइट? गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू नीतीश, अंकिता, हृतिका, रवि, एवरीवन। हाँ, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो, मुझे मज़ा आ रहा है। साक्षी, हिमांशु, ऋतु, ये 20 टीचर जो है अपना 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 100% मतलब पूरा का पूरा 1, ये अपना पूरा पूरा 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो 40 टीचर हैं ये 2 स्कूल्स में जाते हैं। मैं ज़रा स्कूल को ही मिटा देता हूँ, अब स्कूल हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटा दिया जाए कि इतनी बातें हो गई, स्कूल को मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, रेडी? ये एक स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाते हैं, तो कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, कंट्रीब्यूशन मतलब समझ गए आप, वो टीचर अपनी ऊर्जा का कितना भाग उस स्कूल के बच्चों को दे रहा है, उस स्कूल के बच्चों के भविष्य के लिए दे रहा है। ये जो 20 टीचर हैं ये बहुत डिवोटेड हैं और ये 100% दे रहा है कंट्रीब्यूशन। 1 को हम लोग 100% भी कह सकते हैं, पूरा पूरा। और बेसिकली यही लोग हर जगह दिखते हैं और उन्हीं की वजह से स्कूल चलता है, ये आप जानते हो। 40 टीचर्स वो हैं जो 2 स्कूल में हैं, तो उस स्कूल जो जिसका क्या नाम है, SIP, शाइनिंग इंडिया पब्लिक स्कूल में है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? तो 2 स्कूल में इक्वल जा रहे हैं, तो उसमें जाएंगे 1/2, 50%। 50% मतलब 50/100, ये भी तो 1/2 ही हुआ ना यार। बच्चों ये 40 टीचर जो हैं अपना आधा उसमें दे रहे हैं, बाकी बचे 40 टीचर जो हैं 4 स्कूल्स में जा रहे हैं, तो उस स्कूल में, चारों स्कूल में इक्वल जा रहे हैं, ध्यान देना आपको, चारों में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें कितना देंगे? वो अपना 1/4 देंगे, 25%। 25% मतलब 25/100। तो क्या आप सभी लोगों को कंट्रीब्यूशन समझ में आया? बोलो यस नो। कंट्रीब्यूशन मतलब जितने लोग हमको उस स्कूल में दिख रहे हैं वो अपना कितना उस स्कूल के बच्चों में योगदान दे रहे हैं, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर स्कूल आउट ऑफ देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंगेजमेंट। या गुड, बहुत जल्दी सीख जाते हो आप लोग, हो क्या बात है। दिया, मुस्कान, आनंद, अभिषेक, इशिता, वंडरफुल, वर्षा, श्रेया, ये इतना जल्दी कोई सीखता है क्या? सुदेशना, शिवम, आराध्या, वाह वंडरफुल। तो कंट्रीब्यूशन वैसे ही बच्चों हम लोग जब यूनिट सेल पढ़ेंगे, भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा और बहुत मज़ा आएगा, कूदने लग जाओगे आप लोग। हम लोग जब यूनिट सेल पढ़ेंगे तो उसमें कोई एक एटम, वो एटम उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्या पूरा पूरा उसके अंदर है, आधा उसके अंदर है, या कितना उसके अंदर है, राइट? तो हम एक बात तो समझ गए हैं कि अगर वो कोई एटम किसी यूनिट सेल में, वो ध्यान समझना, कंट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, तो कोई एटम किसी यूनिट सेल में उसके पेट के अंदर पूरा पूरा चला गया, देखो ये यूनिट सेल है और ये उसके अंदर आ गया पूरा पूरा, पेटवा के अंदर चला गया भाई, इसके पेट के अंदर पूरा पूरा आ गया, ये कहाँ चला गया? बॉडी सेंटर में। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका? 1। क्यों? कहाँ है ये? बॉडी सेंटर पे। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1, पूरा पूरा। यस बच्चों। और अगर ये यहाँ पर रख दो, यहाँ पर, तो क्या कंट्रीब्यूशन इसका 1 हुआ? बिल्कुल नहीं। कितना हुआ? इसकी बातें मैं करूँगा आपसे। अभी मैंने आपको ये बताया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक? ये यार कितना है, आ जाओ पहलवान,
ये है 1/4। अभी कंट्रीब्यूशन जानने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है कि उस स्कूल ने अनाउंस किया मेरे पास 360 टीचर हैं। ये हमारे जो L1 एस्पायर के बच्चे पता करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में उस स्कूल में कितने टीचर हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव टीचर्स इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। तो पूछे सेल कांस्टेंट क्या है, तो कहोगे नंबर ऑफ एटम्स और आयोन्स और मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल, यूनिट सेल मतलब स्कूल, एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल बहुत सारे एटम्स मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसमें सही में कितने एटम हैं, क्योंकि जो एटम उसमें सब हैं क्या अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि ये फिजिक्स के 100 टीचर, क्या 100 टीचर पूरा पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, ये है। तो कितना कंट्रीब्यूशन है ना बच्चों, उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछिए आपसे सेल कांस्टेंट क्या है, तो बोलोगे एक यूनिट सेल में सही में इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें, राइट। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखो ऐसे निकालेंगे। अब मैं इसको और मिटा दूँ इधर। अब इसी स्कूल की हम लोग धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ L1 एस्पायर के बच्चे हैं, उनको सारी बातें पता हैं कैसे यूज की जाती हैं। निकालने वाले हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये 20 टीचर, कितने टीचर हैं 20, कितना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं 1। ये इनका आया ये 20 सही में 20 है, जो 20 है अपना पूरा पूरा दे रहा है। अब यहाँ आ जाओ धोखेबाज वालों के पास, ये 40 टीचर हैं, अपना कितना उस स्कूल के बच्चों को देते हैं आधा। तो हैं तो 40, लेकिन इफेक्टिवली कितने हुए 20, ठीक है। और यहाँ देखो ये 40 टीचर्स हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है इनका 1/4। तो टीचर से कोई दोष नहीं है इसमें, वो स्कूल ही ऐसे रखा है, वो टीचर को पेमेंट ही कम देते हैं ताकि मतलब बैलेंस हो जाए, यू नो। तो टीचर कितने यहाँ पे 40 और कंट्रीब्यूशन 1/4, कितने हुए 10। अब टीचर को पूरा पूरा पैसा तो 4 स्कूल में क्यों जाएंगे वो, राइट। तो इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको पेमेंट कम देते हैं, और इसलिए ज़्यादा टीचर रखे हैं कि उनका काउंटिंग बढ़ जाए। तो सही में कितने टीचर हैं 50। ओ माय गॉड, हल्ला मचाया था कि 100 टीचर हैं, और हमने कैलकुलेट कर लिया कितने हुए 50। 50 मतलब सेल कांस्टेंट जेड। मजा आया कि नहीं बताओ भाई, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी, हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एक कहानी जो मैंने सुनाई आपको स्कूल वाली, एक स्कूल है उसमें फिजिक्स के 100 मास्टर हैं, वो झंडा लगा दिया हर जगह, अपना होर्डिंग वोर्डिंग लेके टांग दिया, इनकलाब जिंदाबाद के पूरा इस दुनिया में घूम रहा है, आओ एडमिशन लो, हमारे यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों का बहुत केयर करते हैं। लेकिन जब ये हमारे L1 एस्पायर के बच्चों ने देखा, मालूम चला 20 टीचर अपना 100% दे रहा है, कंट्रीब्यूशन 1। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओहो क्या बात है, थैंक यू अभिषेक। अभिषेक जी लिखते हैं सर फुल मज़ा आ रहा है। और जब ऐसा लिखते हो तो मेरी क्या हालत होती है पता है आपको, मुझे रुलाओगे यार आप लोग। आई एम रियली वेरी ओवरवेलम्ड, थैंक यू वर्षा, थैंक यू अक्षत, थैंक यू रिया विश्वास, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मिलता भूलेगा नहीं आपको। अब जब भी आपको कंट्रीब्यूशन और सेल कांस्टेंट की बात करो तो स्कूल याद कर लो। कौन सा स्कूल, SIP, शाइनिंग इंडिया पब्लिक स्कूल, है ना। और थैंक यू यार, लव यू ऑल। उसमें क्या है कंट्रीब्यूशन, मतलब वो कितना उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और कितने हैं ये निकालने के लिए, कितने हैं निकालने के लिए वो कितने हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। कितने हैं टीचर 20, कंट्रीब्यूशन 1, तो सही में कितने हैं 20। कितने टीचर 40, कंट्रीब्यूशन आधा, सही में कितने हुए 20। कितने टीचर 40, कंट्रीब्यूशन 1/4, सही में कितने हुए 10। इनको जोड़ लें, ओके। तो चलिए, ये कोई इसमें रिप लिख रहा है यार, तो मैं मरा नहीं हूँ भाई, आई एम अलाइव यार, मैं अभी जिंदा हूँ। आप लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बना के तब मरूंगा अभिषेक जी, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बिना डॉक्टर इंजीनियर बनाए नहीं मरने वाला। और जब मैं आप लोगों को बना के मर जाऊंगा तो भी नहीं मरूंगा, क्यों, अब मैं आप लोगों के माध्यम से दुनिया में अपनी बातें कही रहा हूँगा। भाई मैं आप लोगों को पढ़ाया, आप बन गए डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो फिर मेरा जो नॉलेज है आप लोगों के, मेरा अंश आप लोगों में है और दुनिया में फैला है, तो मैं जीवित हूँ नहीं। चलो कम ऑन सी, मैं फिर से अब कंट्रीब्यूशन पे आ गया, कुछ कुछ बातें करूँगा और फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा और फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कम ऑन, बी रेडी फॉर दिस कंट्रीब्यूशन।
मैं पहले बात करता हूँ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमको बच्चों ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, किसके विषय में? क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में पढ़ना है। क्यूबिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा बहुत हेक्सागोनल पढ़ना है, दैट्स इट, राइट। हमको 14 ब्रावे लैटिसेस का डिटेल अध्ययन नहीं करना है, ओके। चलो कम ऑन सी। अरे अभिषेक मजाक कर रहा था यार, आपकी वजह से मैं दुनिया में रहूँगा, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी? कम ऑन सी हियर, फोकस। कंट्रीब्यूशन, क्यूबिक प्रिमिटिव की बात करते हैं हम लोग। इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा बच्चों? देखो फटाफट आ जाओ यहाँ पे। क्या बच्चों को बुरा मानता है? ये तो प्यारे होते हैं, हमेशा बहुत प्यारे होते हैं। सी, यहाँ देखो आप लोग, देखो बच्चों इसमें कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे, यहाँ 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 यहाँ। आप जहाँ बैठे हो ना, आपके शायद घर में 8 कॉर्नर्स होंगे, वो 8 कॉर्नर्स ऐसे ऐसे हैं। मैं इस एक मतलब सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं ए बी सी डी को ऐसे यहाँ दिखाता हूँ, 2 डायमेंशन को, ए बी सी डी, इसको उठा के यहाँ ले आया। आपको पता है इस फेयर को अगर 2 डायमेंशन में समझा जाए तो सर्कल दिखता है। तो ए के पास एक एटम है, वो एटम देखो एक्चुअली में ऐसा है बच्चों, ये बात तो हम लोग पता ही है। बी के पास एक एटम, वो एक्चुअली में ऐसा है। यहाँ एक एटम बच्चों, वो एक्चुअली में ऐसा है। मतलब ये एक्चुअली में एक दूसरे को टच करते हैं, है ना बच्चों? ये एक्चुअली में एक दूसरे को टच करते हैं, राइट। लेकिन अब वो टच करते हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ क्या दिखाते हैं उनका हम सेंटर स्फेरिकल मान के, ठीक है। ये हमारा प्रिमिटिव हुआ बच्चों। अगर इसके एज की लंबाई ये ए है, एज लेंथ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? एज लेंथ। एज लेंथ जो है ए, ओके। आई एम ऑडिबल नाउ? प्लीज टेल मी। नॉट ऑडिबल, नो वॉइस, नॉट ऑडिबल। वही रुक गया था बीच में चैट, दीजिए, सही चल रहा है, ओके ओके। तो लेट इट स्टार्ट विथ, कोई बात नहीं, इतनी चुनौतियाँ तो हम लोग झेल सकते हैं ना। क्या किया? म्यूट कर देगा आपने? ओके ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू ऋतिका, थैंक यू रुद्रनारायण। लेट्स कम टू, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और अच्छा काम करने में प्रॉब्लम आ ही जाता है, दैट्स ओके, नो 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 पॉइंट। सी, मैं आपसे क्या बताया था कि अगर सिंपल क्यूबिक होगा या नो प्रिमिटिव क्यूबिक होगा तो समझ जाएंगे सिर्फ कॉर्नर पे है। ये सिर्फ कॉर्नर पे हमको दूर दूर जरूर दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी, गुड गुड, नो फोकस, इन रियलिटी वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो एज लेंथ मतलब इसकी लंबाई को हम एज लेंथ बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अभी जितना नुकसान हुआ उतना मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम को चाहिए, है ना, जो बात कमिट की है हम लोग इतना करना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2r। अब देखो बच्चों, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो शायद उसमें 8 कॉर्नर्स होंगे, है ना। अब सोचो उस कॉर्नर में कोई फुटबॉल रख दिया जाए, फुटबॉल छोटा हो जाएगा यार, बड़ा सा गुब्बारा, वाटरमेलन, स्फेरिकल लिटिल बिट चाह रहा हूँ मैं, और बहुत बड़ा वाटरमेलन, जंबो द्वीप से आया हो, काइंड ऑफ बहुत बिग साइज का समझ लो। तो बहुत बड़ा वाटरमेलन जिसका जिसका अच्छा, आप जिस कमरे में बैठे हो सपोज करो चारों तरफ वैसे ही कमरे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सभी तरह से,
और वो वहाँ पे रख दिया कॉर्नर में। और अब सोचो आपके हिस्से में कितना मिलने वाला वाटरमेलन, आप उसे कितना खा पाओगे, सोच के बताओ। वो यही तो है केस यहाँ पे। जब यहाँ पे रखोगे तो वाटरमेलन आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें है, आपके उधर वाले में है ना। मुझे देखते रहो, सोचते रहो। आप जिस कमरे में हो वाटरमेलन कहाँ पे है, कॉर्नर पे। बहुत बड़ा वाटरमेलन है। और आप जिस कमरे में हो वैसा ही उसके बगल में है, वैसा उसके इधर है, वैसा उसके उधर है, और वैसे ही कमरे 4 ऊपर बने हैं। तो 4 नीचे हुए कमरे है ना, 1 2 3 और एक उधर 4, और 4 कमरे वैसे ही ऊपर, सबके ऊपर, बिकॉज वी आर स्टडिंग क्रिस्टलिन सॉलिड। तो अगर कॉर्नर पे रखेंगे तो वाटरमेलन 8 कमरों में जाएगा और आपको उसका 1/8 हिस्सा मिलेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आपको? तो हम उसका 1/8 वाटरमेलन ही सिर्फ खा पाएंगे। अभी आपको वीडियो दिखा के मैं समझाऊंगा, ठीक, और आपको बहुत मजा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कंट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ते हैं इसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव। तो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के लिए अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो वो कॉर्नर से 8 भागों में जा रहा है, तो किसी एक को कितना मिलेगा, 1/8, 1/8 मिलेगा किसी एक को। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? कोई इशू किसी को? वो 8 में जाएगा तो किसी एक को, वो एक मास्टर 8 स्कूल में पढ़ा रहा है, एक में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। इसका एक तरीका और है, अगर बच्चों इसको हम लोग 2 डायमेंशन में देखें, शानदार तरीका, बाबा नागदेव का तरीका देखो, कम ऑन, बाबा नागदेव का तरीका देखो भाई। हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन पढ़ा रहे हैं। ये पूरा एंगल कितना होता है, 360, और अगर थीटा एंगल किसी यूनिट सेल के अंदर गया, दिस वन इज दिस वन इज ए यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से बच्चों, ये एक यूनिट सेल है। उस यूनिट सेल में इसका थीटा एंगल गया, ये एक एटम है, इस यूनिट सेल के अंदर कितना गया, कहीं अगर 360 एंगल पूरा चला जाता, पूरा, तो पूरा पूरा इसके अंदर होता, थीटा एंगल गया, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। मैं अगर ऐसे ही देखो, मेरा यूनिट सेल है बच्चों, यूनिट सेल है, ठीक है, और उसमें अगर मैं कोई एटम रखूँ यहाँ कॉर्नर पे, और सपोज को जैसे मैं भी जैसे बताया आपको, और उसमें यहाँ कितना एंगल जा रहा है उसका, 90 डिग्री, तो कितना हुआ, 90 बाई, है ना, 90 डिग्री एंगल गया। आर यू गेटिंग में? जितना एंगल जाएगा तो 90 बाई 360, तो कितना हो जाएगा, 1/4। क्लियर? बात मेरी समझ में आई क्या? जितना पोर्शन उसके अंदर जाएगा उतना वो कंट्रीब्यूट करेगा, ऑलवेज ऐसा ही होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर वो 8 इक्वल क्यूब के अंदर जा रहा है, एक एटम 8 इक्वल क्यूब के अंदर जा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 1/8। कई बार ग्राफिकली दिया जाता है कि थीटा एंगल गया, थीटा एंगल, और कितने हैं उसमें, कुल 360 डिग्री है, तो थीटा बाई 360 हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ में आया आपको? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। जो बाबा नागदेव तरीका सिखाया, समझ में आया बच्चों? उसमें क्या उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज्योमेट्री दिया हो किसी यूनिट सेल का और कोई एटम उसमें अपना थीटा एंगल कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन थीटा बाई 360 हो जाएगा। क्लियर? और अगर वो 8 के अंदर जाए, कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुल 8 एटम हैं। तो देखो स्कूलवा टाइप में कह रहा मेरे पास 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स, मालूम चला सभी का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, 1/8 1/8। एक्चुअली में कितने एटम हुए, 1। ठीक है, चलिए मैं फिर बातें करता हूँ, पहले आपको वीडियो दिखा दूँ। तो आपको ये मैं जो समझाया वो समझ में आया बच्चों? अभी जो समझाया हूँ वो बात समझ में आई? एक GIF देखते हैं, फिर मैं आपको दोबारा आपसे वैसे बातें करूँगा। कम ऑन, लेट्स सी। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ये आपको जो कॉर्नर्स पे दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में ऐसा होता है। तो ये मतलब ये हुआ कि हमको देखो ये टच करते रहते हैं,
इसका मतलब यहाँ पे होगा a इज इक्वल टू 2r। जब टच करेगा तो a इज इक्वल टू 2r। a क्या है? एज लेंथ। r क्या है? रेडियस, जो हमने ऐसे बनाया था। क्लियर? यस यस बोलते रहो फटाफट बच्चों। ये क्लियर हुआ? ये ऐसे ऐसे, ये a इज इक्वल टू 2r, दिस इज a एंड these आर r एंड r। क्लियर? लो वॉइस है, मेरी वॉइस लो नहीं हो सकती। हेलो, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ जो एटम हैं वो 8 घर के अंदर जाएंगे, 8 घर के अंदर, तो किसी एक में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। टोटल कितने एटम होंगे? टोटल देखो यहाँ पे 8 एटम, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 एटम्स हैं और सभी अपना 1/8 दे रहे हैं। वो मास्टरवा टाइप में है भाई, 40 मास्टर, लेकिन वो 4 स्कूल में जा रहा है, 40 इंटू 1/4। ये 8 टीचर्स हैं, 8 एटम्स हैं देखो, लेकिन सभी कंट्रीब्यूशन 1/8। तो एक्चुअली में कितने एटम हुए? 1। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल का मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। लेट्स सी अनदर वीडियो। देखो यहाँ पे देखो, एक यूनिट सेल में कट किया जा रहा है। ओहो हो, कितना खूबसूरत है ये। सी, वो एटम तो सब में है, लेकिन एक यूनिट सेल में कितने होंगे? इतने होंगे। यही 3 डायमेंशन में इसी को अरेंज कर दिया जाए तो पूरा गोला 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 एटम बन जाएगा। यू कैन सी, इसको बीच में दिखाया जा रहा है। ओ हो, देखो आप, इसी में जो ऐसे कट किया जा रहा है, बीच में उनके सेंटर्स मिलाया जा रहा है, तो वो हमको क्यूबिक यूनिट सेल मिल जा रहा है। ये 1/8 पोर्शंस हैं, 1/8 1/8 1/8 पोर्शंस 8 हैं। इनको मिलाएंगे हम लोग, एक पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं समझोगे तो मैं समझाता रहूँगा। ये देखो, सभी का 1/8 पोर्शन उसके अंदर है। जो 3 डायमेंशनली पैक होगा तो पूरा पूरा स्फेयर मिल जाएगा, और इसी स्फेयर के बीच में एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। उनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो यूनिट सेल बनेगा। देखो सेंटर्स को मिलाया, सभी का 1/8 1/8 1/8 उसके अंदर आ रहा है। यू कैन सी 1/8। इन 1/8 को जोड़ा जाए अगर, 1/8 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 1। ये एक पूरा एटम कह सकते हैं उस यूनिट सेल के अंदर है। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि अगले जन्म तक आपको याद रहे। देखो ये यूनिट सेल है बच्चों, जो कट करेंगे हम लोग तो क्या पा रहे हैं कि पूरा पूरा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहा, सिर्फ 1/8 पोर्शन ही उसके अंदर आ। देखो ये 1/8 पोर्शन है, 1/8 पोर्शन। इन्हीं को हम लोग 3 डायमेंशनल चारों तरफ जोड़ दिया जाए तो पूरा पूरा स्फेयर मिल जाएगा। अंदर में पूरा पूरा स्फेयर है। और अब 8 को देखो, ये 8 से मिलकर यूनिट से बना, लेकिन 8 पूरा नहीं है उसके अंदर। देखो ये 1/8 1/8 है उसके अंदर। इन 1/8 को 8 बार जोड़ा जाएगा तो हमको एक पूरा पूरा एटम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जेड की वैल्यू 1 होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। अब बताओ भाई, समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? कम ऑन टेल मी, मजा आ रहा है कि नहीं? गुड, थैंक यू अन्वेषा, रुद्रनारायण। चलिए अब अगला दिखाता हूँ आपको मैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब वो तो तरबूज जो आपके कोने पे था, घर के कोने के सेंटर में, मतलब उसका तरबूज का बड़ा सा तरबूज था, जंबो तरबूज, वाटरमेलन, उसका सेंटर आपके घर के कॉर्नर पे, कोने पे लगा हुआ था। अगर वो पूरा पूरा आपके कमरे में आ जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ उसका? 1। आप यूँ समझिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, मैं आपको पहले एक बार लिख के दिखाऊंगा और फिर हम लोग उसका GIF में उल्टा करता हूँ। पहले मैं आपको GIF दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो देखा जाए, मूवी वूवी, क्यों बच्चों? थैंक यू उत्कर्ष। और फिर मैं हम लोग इसको बना के समझते हैं। कम ऑन लेट्स सी। देखो भाई, ये इसमें सारे कॉर्नर्स पे एटम हैं और एक उसके पेट के अंदर है। इनको जोड़ा जाएगा तो कॉर्नर वाला 8 इंटू 1/8 हो गया, और एक पेटवा वाला, ये पेट के अंदर वाला है, 1 + 1 2 पार्टिकल्स। फिर देखो बॉडी सेंटर्ड। एक बात और देखना है, मैं उसे बात करूँगा आपसे, इनको कट करोगे ना आप तो यूनिट सेल बनेगा। मतलब कॉर्नर वाला पूरा नहीं है, लेकिन ये पूरा पूरा अंदर है। कॉर्नर वाले को मिलाओगे तो बन जाएगा 2 पार्टिकल, एक और एक 2। एक और बात आपको ध्यान देना है कि ये कोने वाले आपस में टच नहीं कर रहे हैं। देखो आप टच कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन ये अंदर वाला सबके कॉन्टेक्ट में है। ओ हो, क्या बात है। तो बॉडी सेंटर के जेड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2।
बॉडी सेंटर्ड के जेड की वैल्यू हो गई 2, जेड इज इक्वल टू 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड। मज़ा आ रहा है कि नहीं? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा कि बॉडी सेंटर्ड में जो ये कॉर्नर्स होते हैं, फिर से देखो आप, वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं होते हैं। आपने नोट किया कि नहीं अभी तक? कॉर्नर्स आपस में टच नहीं करते। इन कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो ए होगा। हियर ए इज नॉट इक्वल टू 2r। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 2r, बल्कि a इज ग्रेटर देन 2r। देखो a की लंबाई r प्लस r से ज़्यादा है, दिख रहा है बच्चों? a इज ग्रेटर देन 2r। बोलो यस नो, फटाफट बताओ। बॉडी सेंटर्ड में a इज ग्रेटर देन 2r। और अगर बॉडी डायगोनल को मिलाया जाए, फटाफट बोलते रहो भाई। ये कोई दोस्त पूछ रहे हैं सर कल क्लास है कि नहीं? अभी आज की क्लास मजा लो यार, वो अनाउंस हो जाएगा भाई। वो जैसे आपको अनाउंस होता है ना, वैसे मुझे भी अनाउंस होता है। तो जस्ट वेट, अभी आज की क्लास का मजा लो यार। मुझे दुख हो रहा है कि आज की क्लास में आपको कल की याद आ रही है। हैं? देखो बच्चों, ये देखो बॉडी सेंटर्ड है। क्या है? बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे ये एक एटम है, राइट? और ध्यान सोचना आप, और ये क्या है बच्चों? कॉर्नर है। दो एटम कॉर्नर्स पे हैं, ये दो एटम्स कॉर्नर पे हैं, ये कॉर्नर है, ठीक है? एक्स्ट्रा हो गया, उसको मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया, राइट? समझ गए आप इसको क्या बनाया मैंने? देखो ये जो बनाया हूँ ना, ये बनाया हूँ, ये बॉडी सेंटर्ड है और दो कॉर्नर वाले हैं। क्लियर? बोलो यस नो। देखो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ये हमारा कॉर्नर है, ये भी हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर है। क्लियर? जिट क्लियर टू एवरीवन? और इसमें हमने ये देख लिया कि a की वैल्यू 2r से ज़्यादा होगी। क्यों? ये कांटेक्ट में नहीं होते हैं, दिख रहा है। लेकिन हमको पता है ये क्या है? बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल लंबाई कितनी होती है? √3a के बराबर। क्यूब में बॉडी डायगोनल लंबाई कितनी होती है? √3a के बराबर। ये कितना हुआ? r 2r प्लस r। मतलब यहाँ क्या हुआ? √3a इज इक्वल टू 4r। इज दैट क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4/√3r। सिंपल में क्या था बच्चों? सिंपल वाले में था a इज इक्वल टू 2r, याद होगा आपको? ये सिंपल वाले में था, प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड में ये कॉर्नर्स आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे a की वैल्यू 2r से ज़्यादा है, a इज ग्रेटर देन 2r। एक्चुअली में कितनी है? ये बॉडी डायगोनल, उसकी लंबाई √3 है, तो 2r r r 4r। क्लियर? क्या सबको समझ में आ गया? हमने देखा भाई कंट्रीब्यूशन। कोई पूछे आपसे, अच्छा कोई पूछे आपसे कि बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन बताइए, हमें किसका कंट्रीब्यूशन? क्या कॉर्नर वाले का? तो कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होता है, तो कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। क्या बॉडी सेंटर वाले कंट्रीब्यूशन बताओ? क्योंकि तो पूरा पूरा पेट के अंदर है यार, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। सेल कांस्टेंट बताओ? क्योंकि देखो कॉर्नर पे कुल कितने एटम हैं? 8 एटम हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 एटम हैं, कंट्रीब्यूशन उनका 1/8 1/8 1/8, 8 इंटू 1/8। और बॉडी के अंदर एक है, कंट्रीब्यूशन उसका 1। जैसे 20 मास्टर, वो 20 मास्टर पूरा पूरा पढ़ाते थे, तो 20 इंटू 1 हुआ। और 40 मास्टर आधा पढ़ाते थे, सबको जोड़ना पड़ेगा ना भाई, है ना? तो सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट मतलब एक यूनिट सेल में कुल रियली में इफेक्टिव कितने एटम्स हैं? तो 8 कॉर्नर वाले, कंट्रीब्यूशन 1/8, एक बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1, 8 इंटू 1/8 ये कितना आएगा? 2। ये दो आपको दिख रहा है, कॉर्नर बॉडी सेंटर। क्लियर? बच्चा लोग नेक्स्ट आ जाओ, फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। अब सोचो आप कि वो जो वाटरमेलन है, वो वाटरमेलन आपके जो ये फेस है, कमरे का फेस है, दीवाल पर उस वाटरमेलन का सेंटर आ जाए। वाटरमेलन कैसा है? स्फेरिकल। वैसे एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं, तो मान लो स्फेरिकल है और बहुत बड़ा वाटरमेलन है, और उसका सेंटर जो है वो आपके
दीवार के बीचों बीच है। तो आधा वाटरमेलन आपके कमरे के अंदर और आधा वाटरमेलन दूसरे वाले कमरे के अंदर, नहीं तो उस वाटरमेलन कंट्रीब्यूशन आपके क्यूब में कितना हुआ 1/2। बच्चों फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। मुझे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जब भी मैं बोलूँगा मतलब एटम्स कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे और कहाँ होंगे फेस सेंटर्स पे। बोलो यस नो कहाँ वालों। कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 कितने हो गए 1। ये हमको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर 8 कॉर्नर पे एटम होगा तो कुल मिला के 1 होगा, क्योंकि 8 जो है ना वो 1/8 1/8 1/8 उसके अंदर देते हैं। तो 8 × 1/8 इज 1। नाउ अबाउट फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, तो 6 फेस सेंटर पे हैं बट ऑल 6 कंट्रीब्यूट ओनली देयर हाफ, वो आधा आधा देते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना उनका आधा, 6 × हाफ कितना आया ये 3। टोटल कितने होंगे 3 + 1 4। दिस इज कंट्रीब्यूशन बाई कॉर्नर्स एंड दिस इज कंट्रीब्यूशन बाई फेस सेंटर्स। तो अगर कोई फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है क्यूबिक अरेंजमेंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, तो उसमें जेड की वैल्यू 4 होगी। उसमें एक यूनिट सेल में एक्चुअली में 4 एटम्स हैं, राइट। तो बच्चों समझ में आ गई बात। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 दिमाग में बैठ गया भाई, कॉर्नर से हमारा हमेशा 1/8 और कुल मिला के 1 आता है, 8 × 1/8 1। तो अगर सारे कॉर्नर पे है तो देयर विल बी 1। फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन हाफ, देयर आर 6 फेस सेंटर, तो 6 × हाफ इज 3। लेट्स सी, अब वीडियो देखते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो दिखा दीजिए अब, है ना। देखो मैं आप लोगों के लिए एक टीचर क्या दे सकता है भाई अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से प्रेजेंट। देखो ये देखो आप सारे कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर्स पे कट करो तो फेस सेंटर भी आधा कट रहा है, बॉडी सेंटर नहीं कट रहा था बट ये कट रहा है। सारे कॉर्नर मिला कितने हो जाएंगे 1, ये देखो 1 और ये 3 फेस सेंटर से और एक कॉर्नर से कितने हो गए 4। वाह वंडरफुल, तालियां तालियां भाई, मजा आया। चलो फिर देखो देखो यहाँ भी कॉर्नर टच नहीं कर रहे हैं आपस में, यहाँ कॉर्नर आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ग्रेट यार ना, मैं इनकी बातें करूँगा आपसे। और काटने पर फेस सेंटर भी आधा कट गया, कॉर्नर भी कट गया, कॉर्नर से 1 आया और देखो ये 2 फेस सेंटर मिलके एक बन जा रहा है, आधा इसमें आधा किसी और में रहा होगा, है ना। एक बार और देखो ऐसे है, उसको बड़ा करेंगे हम लोग, बड़ा करेंगे तो आपस में टच करते हैं लेकिन कॉर्नर टच नहीं करते। नो नो नो, कॉर्नर्स आर नॉट टचिंग इच अदर। मतलब ए की वैल्यू 2r से ज़्यादा होगी, क्लियर। ये ए की वैल्यू 2r से ज़्यादा होगी। ऐसे कट करेंगे तो यहाँ फेस सेंटर भी कट करेगा और कॉर्नर भी कट करेगा। फेस देखो आधा इसमें आधा उसमें 1/8 है, क्लियर। ये 3 बन जाएंगे, 3 फेस सेंटर से एक उससे, कुल कितने हो गए 4। तो आखिरी बार देखते हैं और इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे होते हैं टच करने पर ये ए की वैल्यू है जो 2r से ज़्यादा दिख रहा है, इनको मिला देंगे हम लोग तो एक फेस बनता है। देखो ये हमारा फेस डायगोनल है, ये बीचों बीच है, क्लियर। इसको कट करेंगे तो आधा इसमें आधा उसमें हो जाएगा, देखो आधा आधा कट जा रहा है। इट क्लियर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अब थोड़ा हम लोग इसको इसको यहाँ पढ़ लेते हैं लिटिल बिट। बच्चों अगर हम उस फेस सेंटर्ड के अरेंजमेंट का एक फेस ले लेते हैं, सिर्फ एक फेस को लेते हैं, तो ये देखो ये फेस डायगोनल हुआ, फेस डायगोनल, वाव क्या बात है। उसमें एक एटम देखो यहाँ पर था जो मैंने आपको दिखाया, फेस डायगोनल पे एक एटम था और ये कॉर्नर्स पे एटम थे। हमको पता है ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं, ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते। देख रहे हो बच्चों, ए की वैल्यू 2r से ज़्यादा होगी ना, इसके जेड की वैल्यू कितनी है 4 कहाँ से आया, एक कॉर्नर से और 3 फेस सेंटर से। ये हम लोगों को दिमाग में पूरी तरह जाके बैठ जाना चाहिए, क्लियर। अब देखो ये हमारा क्या है फेस डायगोनल, ए बी इज फेस डायगोनल। अगर ये ए है और ये ए है दैट विल बी √2a और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों r
2r और r मीन्स 4r, तो a विल बी इक्वल टू 4/√2r मीन्स 2√2r। ये हुई कहानी। टोटल क्लियर। मिस्टर इंटू सौविक लिख रहे हैं, मिस्टर एक्स सौविक, थैंक यू। ये घोष टाइप का कहाँ बनाया है भाई अपना डीपी? तो लग रहा है भूतों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तो है ना। तो सिंपल वाले में क्या हो बच्चों, a इज इक्वल टू 2r, ये सिंपल में था। बॉडी सेंटर्ड में क्या था यार, मैं तो भूल ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि बॉडी सेंटर्ड में √3a इज इक्वल टू 4r है, और फेस सेंटर्ड में क्या है वो तो यहाँ लिखा हुआ है यार, a इज इक्वल टू 2√2r। क्यों गाँव वालों, याद हुआ कि नहीं है? दूसरा हमको ये भी तो लिख दो, जेड की वैल्यू इसमें कितना है 1, जेड की वैल्यू इसमें कितना है बॉडी सेंटर में 2, इसमें कितना होगा जेड की वैल्यू 4 फेस सेंटर में। बच्चों सब याद हो गया, ऑल क्लियर? स्प्राइट कहीं से तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। चलो मज़ा आए कि नहीं? पालो लागो, क्या बोली थी वो, पालो लागो, मैं तो भूल ही गया। तो क्या बोला मैंने कि अगर सिंपल होगा, सिंपल क्यूबिक, तो a इज इक्वल टू, मैं बार बार लिख रहा हूँ याद कराने के लिए आपको, z इज इक्वल टू 1, बॉडी सेंटर्ड होगा तो a इज इक्वल टू 4/√3r। जब भी लिखते हैं मुझे याद आ रहा है कि √3a इज इक्वल टू 4r, ये कितना है 2, मतलब बॉडी सेंटर में कुल मिला के 2 ही एटम है, 8 कॉर्नर पे एक अंदर, पिटवा वाला पूरा उसी का है, कॉर्नर से बना गया। फेस सेंटर से a इज इक्वल टू 2√2r हो गया, और कितने एटम है उसमें 4। थैंक यू, आप लोग सीख गए और मुझे मज़ा आया। इट्स क्विज टाइम, कोई कह रहा है हमसे, रुद्रनारायण जी कह रहे हैं, और क्विज आपके सामने है। टाइम है आपके पास कुल 30 सेकेंड्स का, मुझे आंसर चाहिए सभी के। कम ऑन गाइज, रिस्पॉन्ड करो जल्दी से, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, मैच द कॉलम, फटाफट फटाफट। पता है ये एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए और कोई ना करे, मैं आपको एक हंसने वाला सवाल बताऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जल्दी जल्दी कम ऑन। सभी के आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी कम ऑन। बहुत बढ़िया, हृतिक, कृष्णा, अमन, उत्कर्ष, साक्षी, नीतीश, मुस्कान, सरोज, बहुत बढ़िया, दीक्षा। कोई छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एक लड्डू सवाल पूछूंगा, बताऊंगा किस सवाल में किस एग्जाम में पूछा गया, दंग रह जाओगे। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, दिया, बेनजीर सरकार, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू, वंडरफुल। बच्चों हमको पता है इसमें क्या आंसर होगा, और मुझे पता है मेरे बच्चों ने सही ही किया है। प्रिमिटिव 1, a इज इक्वल टू r, बॉडी सेंटर 2, इसका हो गया p, फेस सेंटर्ड। अब यार मैं एक सवाल पूछूंगा, तुम आप लोग हंसना नहीं, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया, राइट। RPQ, सभी लोगों ने RPQ ही किया है, सबने सही किया है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपको बताना है, मैं एग्जाम का नाम आपको बाद में बताऊंगा, उसमें पूछा गया था कि बॉडी सेंटर्ड में जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू फॉर बॉडी सेंटर्ड पहले पूछा गया था। कहें सर ये क्या कर रहे हैं आप, इसमें 2 तो लिखा हुआ है। ये सवाल मेडिकल एग्जाम में पूछा गया, तब उसका नाम नीट नहीं था, राइट, तो उसका नाम AIPMT था। बॉडी सेंटर्ड में जेड की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ये सवाल 4 नंबर का, कोई बच्चा इसको गलत कर दे फिर पाप नहीं लग जाएगा उसको, ये आप लोग तो सही करोगे ही, है कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये लास्ट में मैं समअप बस कर देता हूँ, आप लोग फटाफट उत्तर दे देना भाई। क्लास को समअप करने जा रहा हूँ मैं जल्दी से। ये NCERT में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, आप लोग फटाफट उत्तर देना है। हर सवाल 45 सेकेंड्स का होगा। वी विल टेक 4-5 मिनट्स मोर। ये NCERT क्वेश्चन है। गिव द, हमने IIT का सवाल कराया, नीट कराया,
वीडियो दिखाया, क्विज किया, सब कुछ क्लियर हो गया। नाउ लेट्स जस्ट सम अप विद द एनसीईआरटी प्रॉब्लम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो लैटिस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? गुड गुड कृष्णा, गुड रुद्रनारायण, उत्कर्ष, सिप्रा, ज्योति, बहुत अच्छे बता रहे हो आप लोग। तो बेसिकली यस, वेरी नाइस अंकित। तो बच्चों ने जो यहाँ आंसर दिए हैं बहुत बढ़िया आंसर किए, बहुत बढ़िया। मैं उसको जोड़ देता हूँ। तो बच्चों ने लिखा है कि लैटिस पॉइंट को लैटिस साइड ही बोलते हैं। दीज आर सेंटर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर आयोन्स विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉलिड एंड विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड के ज्योमेट्री को या पूरे लैटिस को बनाने में हमको हेल्प करता है, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लैटिस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सेंटर को, और उस पर लैटिस को बनाने में हेल्प करता है। वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। दूसरा, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज यूनिट सेल। देखो ये मैं सवाल नहीं दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है और किताब आपके पास है। कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके बेस पर हम लोग यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा। कहें सर क्या है, सॉलिड स्टेट बहुत लड्डू चैप्टर है। यही तो कुछ लोग हिम्मत करते हैं, या कह लो कि कुछ लोग क्राइम करते हैं, क्राइम ये कह के कि ये चैप्टर बोरिंग है। मतलब क्राइम है भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कुछ लोग सिर्फ ABC लिख रहे हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा दीदी को भूल जा रहे हैं। तो ये ABC अल्फ़ा बीटा गामा 6 पैरामीटर्स हैं। तो कुछ लोग अल्फ़ा बीटा गामा दीदी को भूल जा रहे हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो डिस्टिंग्विश मतलब समझते हो आप, इनके ABC अल्फा बीटा गामा के वैल्यू लिखना है। ये डिस्टिंग्विश है। तो हेक्सागोनल में क्या होता है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे तो पता ही है। मुझे पता है, मुझे याद नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते भी याद हो गया है। कम ऑन, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के को डिस्टिंग्विश करना, मतलब यू हैव टू टेल अबाउट देयर ABC अल्फा बीटा गामा। तो क्या बोलेंगे हम लोग हेक्सागोनल में? A इज इक्वल टू, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज हियर 120 ना। जबकि मोनोक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, इसमें मोनोक्लिनिक में तीनों लंबाई बराबर नहीं है, बट इसमें 2 बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है कि नहीं बच्चों? और मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा तो 90 है, बट गामा वाला 90 नहीं है। ये 120 भी नहीं होता, 120 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, बट हियर दिस इज 120। अगर डिस्टिंग्विश करिए तो डिस्टिंग्विश क्या हुआ कि इसमें 2 इक्वल होते हैं, इसमें कोई इक्वल नहीं है ना बच्चों? दूसरा डिस्टिंग्विश क्या होगा कि इसमें गामा 120 है, इसमें गामा 120 नहीं होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो, वाओ। फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, जल्दी जल्दी बच्चों। सिप्रा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। मतलब क्या हम सोच सकते हैं कि हमको सारी चीज़ें याद हो गई हैं ऑलमोस्ट? और मुझे लगता है वो सारे बच्चे जो इस क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, इंटरेक्ट किए, रिस्पॉन्स किए, जब मैं बोला तो वो अपने घर बैठे बैठे यस सर नो सर बोल रहे थे, जो मैं कुछ नया बोल दिया, नया तरीका बताया, उसको नोट कर लिए, उन सभी को ऑलमोस्ट याद हो गया होगा, ऑलमोस्ट। बताओ, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, हम क्या बोलेंगे कि फेस सेंटर्ड में सारे फेसेस के सेंटर पे एटम होता है ना, जबकि एंड सेंटर में सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर्स पे ही एटम होता है। ये एक डिफरेंस हुआ, क्लियर? फेस सेंटर्ड में सारे फेस के सेंटर्स पे एटम होता है, जबकि एंड सेंटर्ड में सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर्स पे एटम होते हैं, है ना? ये सितेश मैती जी कह रहे हैं। बच्चों एक सवाल और आ गया। सितेश मैती जी मेरे दोस्त हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार, बहुत ही प्यारा बच्चा है।
उनका ये कहना है कि सर आपने एंड सेंटर्ड के विषय में कुछ बताया ही नहीं, आपने क्यूबिक वाले में, बच्चों आपको आंसर करना है। हितेश जी ने मुझसे पूछा है, बट मैं आई एम फीलिंग वेरी लिटिल बिट हेल्पलेस, तो यू गाइज प्लीज़ हेल्प मी। हितेश मैती जी मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपने क्यूबिक वाले में एंड सेंटर्ड का जेड नहीं निकाला, उसके ए की वैल्यू नहीं बताया, उसके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं बताया, और आप आज का लेक्चर ख़त्म करने जा रहे हैं। इज इट राइट? क्या ये सही है? तो गलत बात है। बताओ बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों ये छोड़ दिया यार? मैं और यार आई एम फीलिंग लिटिल बिट एम्बेरेस्ड, मैंने क्यों छोड़ दिया? सितेश यार सॉरी, मैं एंड सेंटर्ड क्यों नहीं बताया यार क्यूबिक वाले में? जानते हो क्यों नहीं बताया? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि क्यूबिक वाले में एंड सेंटर्ड होता ही नहीं है। क्यूबिक वाले में सिर्फ 3 होते हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। उसमें एंड सेंटर्ड होता ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं बताया मैंने। इज इट क्लियर? वो पाए ही नहीं जाते हैं। एंड सेंटर्ड मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, सिर्फ 2 पाए जाते हैं, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक। बताओ भाई। ये अभिषेक कह रहा है सर माँ वैष्णो हॉस्टल चालू है क्या? भैया मुझे नहीं पता यार, मैं अपने घर में पैक हूँ और कोरोना ने हमको बंद कर रखा है, मुझे पता नहीं चला मैं पैक हूँ। आई एम बिजी थ्रू आउट डे, पता है, आई एम रियली बिजी, सो मुझे नहीं आइडिया दोस्त। और अभी मैं आपको आने के लिए बोलूँगा भी नहीं, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं आपको बोलूँगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे घर से ही सीखो और उसको एंजॉय करो, ठीक है? भी पूछ रहा है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं अगर आप इसको पूरे शिद्दत से सीखते हो तो यू विल जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना? एक्सप्लेन हाउ मच पोर्सन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कोई एटम है तो उसका कितना, हाउ मच पोर्सन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग। ये देखो, इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग, कितना सवाल घुमा के पूछा है। एनसीईआरटी वाला चुपके से बेवकूफ़ बनाता है। देखो जरा बताइए, जो एटम कॉर्नर पे है उसका कितना पोर्शन दूसरे यूनिट सेल्स में होगा? कॉर्नर वाले का 1/8 तो उसके अंदर होता है जिसको हम पढ़ रहे हैं, है ना? कॉर्नर वाले का 1/8 तो उसके अंदर होता है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब पूछा क्या, देखो लोग क्या गलती करते हैं कि मतलब वो जो पढ़े वही आंसर दे देते हैं। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो 1/8 उसका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/8। आंसर विल बी 7/8। भाई इसके अंदर 1/8, बाकी सब दूसरों में चला गया। बॉडी सेंटर का तो इसके अंदर पूरा आ गया, बाकी सब में 0 चला जाएगा, है कि नहीं बच्चों? जुलू मोहंती, समझ में आया? एनसीईआरटी कितना बेवकूफ़ बना रहा है। कह रहा है कि बताइए आपके कॉर्नर पे जो एटम है वो कितना बाकियों के अंदर गया है। अच्छा, हम क्या बोलेंगे? 1/8। गलत, बिकॉज 1/8 तो हमारे अंदर आया ना भाई, बाकियों के अंदर कितना गया? जो बच गया 7/8। अरे जो बॉडी के अंदर है वो कितना बाकियों के अंदर गया? कहीं 0 यार, पूरा हमारे अंदर आ गया, ठीक है? मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी मस्त मस्त चीज़ लेके आया हूँ, बट टाइम थोड़ा कम मिला। अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग वहाँ बैठे मेरा साथ दीजिए। सुबह उठ करके माता पिता का पैर जरूर छुआ करिए, छुएंगे ना तो आपका जो मन थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जी इधर उधर आ जाती है, साफ हो जाएगा। देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो कुछ कमियाँ कुछ चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, तो उसके भी कुछ इलाज हैं। सुबह उठ के माता पिता का पैर छुओगे ना तो 90% से ज़्यादा चीज़ें जो परेशान करने वाली होंगी वो दूर हो जाएंगी। अब बाबा नागदेव के चेले हो तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। दूसरा ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल है ना, कि क्या दें, लोगों की हेल्प करें, और हम लोग भी जिस कैपेसिटी में हैं जो भी हेल्प कर सकते हैं लोगों की जान बचाने में कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है देश की, तो आप एक काम कर सकते हो। एक तो भाई ठीक है, आप लोगों को बताओगे अपने घर बैठे बैठे बाहर नहीं निकल के कि कैसे रहा जाए, और ख़ास के पता है गाँव में आजकल कोविड फैल रहा है। आप लोग गाँव के हैं तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार बॉडी पेन या कोई भी ऐसा दिक्कत हो, पहले चेक करा ले जाके। अगर कोविड मालूम चलेगा तो उसका फटाफट इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे। वो घर में बैठे हुए हैं, और जिसको कोविड हुआ उससे लोग घृणा करने लग जाते हैं, पता नहीं आइसोलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि फैले ना, बाय द वे। और कई लोग इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं।
तो आप लोग मैसेज दीजिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप किसी एक को जरूर पढ़ाइएगा। ये मेरा जो गुरु वाला कर्ज है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप मुक्त हो जाएं। एक को जरूर पढ़ाइएगा, वो चाहे आपकी भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट, बुआ की लड़की, कोई भी हो, अब जरूर पढ़ाइएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। और एक बात और, आखिरी बात, जो दोस्त लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए कि थक गए, बोर हो रहे हैं, ये सब नहीं बातें करें। ये सब करोगे तो वो और प्रमोट होगा। वो बहुत मज़ा आ रहा है, पढ़ रहे हैं सर, जैसे मुझे रियली बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा पूरा टाइम निकल जा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। अभी मैं जाके क्रिकेट खेलने वाला हूँ घर में ही। मेरे घर में एक बड़े कंबाइंड फैमिली है, तो कई लोग हैं, तो वही घर के ही छोटे बच्चे, सारे एज ग्रुप के लोग, है ना। तो काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट हो जाएगा, हंस लेंगे। यू टू कैन डू दैट सेम। अपने मम्मी पापा से टाइम दीजिए। आई होप आप लोग कर रहे होंगे और मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे। और L1 एस्पायर पे क्वेश्चन ट्राई करिए, NCERT पढ़िए, प्रीवियस इस क्वेश्चन बनाइए। आई गारंटीड कि आपके सारे सवाल बन जाएंगे और आप फोड़ दोगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।